हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और सबसे बड़ी और सबसे पहली अपडेट जो है वो ये है कि हार्डी चुपन और हैनी रैपपोर्ट दोनों का डिस्कशन हुआ है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस इस चीज़ से बन गए कि हार्डी चुपन इस साल हमें आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करते हुए दिख जाएंगे। और अगर ऐसा होता है गाइस तो ये आर्नोल्ड क्लासिक को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग करने वाली चीज़ है, राइट? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है निक वॉकर का कोई प्लान लग नहीं रहा आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करने का। अभी तक तो उन्होंने साफ ही इस चीज़ को डिनाई करा है, चाहे उनसे कहीं पे भी पूछा गया हो। और इवन तो निक वॉकर और दूसरे भी कई बॉडी बिल्डर्स लास्ट ईयर भी इस चीज़ को डिनाई ही कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम तक। और जब आर्नोल्ड ने एंड मोमेंट पर प्राइज मनी को इंक्रीज करने का अनाउंस करा था, सिर्फ तभी कम्पीट करने का डिसीजन बनाया था। बट इस बार आई डोंट थिंक इस चीज से भी निक को कोई फर्क पड़ने वाला है या किसी और को भी, क्योंकि निक का डिसीजन इस बार बहुत ज्यादा इंजरी से रिलेटेड है, इंजरी से इन्फ्लुएंस्ड है। सो सैमसन डॉडा तो आई थिंक यहाँ कम्पीट करेंगे ही, और अब निक नहीं होंगे और डायरेक्ट भी नहीं उतरने वाले इस बार भी। तो इस हिसाब से सैमसन डॉडा का ही हो जाता है ये टाइटल इजीली, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट विलियम बॉनेक, ब्रैंडन करी जैसे बॉडी बिल्डर्स जो काफी अच्छे बॉडी बिल्डर्स होने के साथ साथ ये टाइटल भी जीत चुके हैं, उसके बाद भी अब सैमसन इज ऑन द वेरी टॉप ऑफ द फूड चेन। तो एक थर्ड बेस्ट बॉडी बिल्डर होने के नाते सैमसन को विलियम या फिर ब्रैंडन नहीं बीट कर पाएंगे, स्पेशली जिस तरह से वो इंप्रूव कर रहे हैं शो आफ्टर शो। सो हार्डी चुपन का इस शो में उतरना एक इस शो को बहुत ज्यादा कंपेटिटिव एज देने के साथ साथ एक्साइटमेंट भी पैदा करता है, क्योंकि वी ऑल नो हार्डी एक सुपीरियर बॉडी बिल्डर तो हैं, बट एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से एस्थेटिक्स को और शेप्स को प्रेफर करा जा रहा है ऑलमोस्ट हर शो में, वो जॉ ड्रॉपिंग कंडीशनिंग। तो कुछ भी नहीं बोल सकते बॉस, क्या पता इस बार हम सैमसन को हार्डी को भी बीट करते हुए देख लें। वैसे आर्नोल्ड को आई बिलीव इस शो का प्राइस मनी और बढ़ा देना चाहिए, बट अगर आर्नोल्ड ने प्राइस मनी 100,000 और भी बढ़ा दिया तो ये प्राइज मनी सीधे सीधे मिस्टर ओलंपिया के प्राइज मनी को टच कर जाएगा, मैच कर जाएगा। बट आई बिलीव आर्नोल्ड क्लासिक में लाइटिंग हमेशा एक मिस्टर ओलंपिया की स्टेज की लाइटिंग से बढ़िया ही होती है। वो डिस्को लाइटिंग वो यूज नहीं करते, साथ ही रेपुटेशन तो आर्नोल्ड की भी सिर्फ मिस्टर ओलंपिया से ही सेकंड है। बट हम देखते ही हैं कि आर्नोल्ड क्लासिक की और ओलंपिया की जजिंग में दोनों में ही डिफरेंस है, क्योंकि आर्नोल्ड क्लासिक में ज्यादा अच्छे शेप्स और एक स्ट्रीमलाइन फिजिक को प्रेफर करा जाता है काफी ज्यादा। फिर चाहे आप 2022 का आर्नोल्ड क्लासिक देख लो या फिर 2023 का। एनीवेज, आपको क्या लगता है कि हार्डी चुपन यहाँ पर जीत पाएंगे या फिर इस बार भी हमको शॉकिंग होता हुआ देखेंगे इस बार आर्नोल्ड क्लासिक में? और अगर ऐसा शॉकिंग हो गया गाइस तो मैन हार्डी को तो पूरा दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि चलो डेरेक का तो फिर भी समझ में आता है, उनके ब्रदर जैसी चीज है वहां पर, तो उनका रिलेशन कुछ ऐसा है। बट अगर सैमसन ने भी हार्डी को बीट कर दिया, जो मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए नहीं क्योंकि सैमसन इज अ बेटर बॉडी बिल्डर, वो तो बात नहीं है, बल्कि सिर्फ इस बेस पर कि जिस तरह से आजकल जजिंग करी जा रही है, तो ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट होगा बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में। और नेक्स्ट है ये सैमसन डॉडा और उर्स कैल्सिंस्की की अपडेट, जहां पर आप देख सकते हो दोनों को ही साथ में पोजिंग करते हुए। सो उर्स कैल्सिंस्की और सैमसन डॉडा दोनों ही साथ में वर्कआउट कर रहे थे पहले, और उसके बाद साथ में हमें पोजिंग करते हुए दिखाई दिए। एंड इस पोजिंग को देखकर तो एक ही चीज मेरे माइंड में आएगा कि हाउ गुड ऑफ अ शेप सैमसन डॉडा हैज, मतलब प्रॉपर एस्थेटिक लाइंस सैमसन होल्ड कर रहे थे यहाँ पर। और दूसरा ये कि उर्स थोड़ा सा भी किसी शो के बाद रीबाउंड फेज में जब जाते हैं, इनका फ्रेम एकदम से बहुत ज्यादा फुलनेस पकड़ लेता है। और इस हिसाब से आई फील कि अगर उस डिसाइड करते हैं ओपन में मूव होने का, तब इनके पास एक इमेंस स्कोप हो जाएगा, क्योंकि विदाउट अ डाउट गाइस इनका फ्रेम बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता ग्रो होने से। और सेकेंडली इनकी लाइंस तब भी बनी रहती है जैसे हमने लास्ट ईयर के ऑफ सीजन में इनको देखा था। सो उस ओपन में मूव हो गए विद इस इनसेन लाइंस, तो मैन बहुत ही ज्यादा और कंपेटिटिव हो जाएगा डिवीजन। और मे बी उस आने वाले कई सालों में करे भी जाएं। बट ये वर्कआउट सेशन काफी अच्छा था दोनों के बीच में ना, आप देख लो दोनों ही मिस्टर ओलंपिया में थर्ड प्लेसर है अपने अपने डिवीजन से। सो ये एक और कॉमन चीज थी दोनों के ही बीच में। और ऐसे डिफरेंट डिवीजन के कुछ कोलैब होते हुए आगे भी मैं देखना चाहूंगा, जैसे कि जेरेमी बॉन्डी और क्रिस बम्स्टेड, या फिर डेरेक लंसफोर्ड और रमॉन डिनो का। और रमॉन डिनो से याद आया कि अभी गेस्ट पोजिंग करी है उन्होंने मसल कॉन्टेस्ट इंटरनेशनल नाम के एक शो में, एंड मैन रमॉन वाज लुकिंग बिगर, मतलब वो रिबाउंड फेस का असर, वो वाटर रिटेंशन विजिबल था। बट उसके बाद भी गाइस रमॉन अभी भी अपने शेप को काफी हद तक इंटैक्ट रखे हुए हैं। एंड जिस तरह से जिस लेवल पर रमॉन ने इस साल में इंप्रूव करा है, दैट इज इनक्रेडिबल। मतलब लास्ट ईयर जब रमॉन सेकंड प्लेस पर आए थे, उस टाइम के रमॉन में और इस रमॉन में एक ह्यूज डिफरेंस था। आप लोगों ने वो जिम मैनियन का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो तो देखा होगा, जिसमें जिम मैनियन बोल रहे थे कि इस बार पहली बार रमॉन ने क्रिस और अपने खुद के बीच के गैप को कम करा है। रमॉन की प्रोग्रेस वो सिग्निफिकेंट, एंड जिस तरह से क्रिस के साथ इंजरीज चल रही हैं, मतलब आप जानती हो कि लास्ट ईयर बाइसेप टीयर हो गया था क्रिस को, फिर इस साल लैट्स में इंजरी, उससे पहले भी वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। सो आई रियली डोंट फील कि क्रिस अब हमें ज्यादा कंपीट करते हुए दिखने वाले हैं, मतलब मैक्सिमम एक और कॉम्पिटिशन एंड दैट इज इट। सो रमॉन को बस अपना इंप्रूवमेंट्स का ग्राफ ऊपर ही रखना है, इसी तरह से अपनी जगह बनाए रखनी है। एंड हु नोस नेक्स्ट ईयर ये सीबम को भी बीट कर दें, नहीं तो सीबम के बाद सबसे बड़े दावेदार तो इस कुर्सी के रमॉन डिनो ही हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, मीनिंग अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखकर इतना प्यार देते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। बट अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो बेस्ट तरीका है मुझे सपोर्ट करने का मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो जो भी फिजिक कंपैरिजन वीडियोस आएंगी फ्यूचर में इस चैनल पर, वो आप स्पेशल मेंबर्स के रिकमेंडेशन पर ही आएंगी। तो ये एक रीज़न है आपके पास इस चैनल को ज्वाइन करने का।
बाकी इफ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मी एंड सपोर्ट द चैनल, वो एक अनदर रीजन है। और अब ये देखो मार्कस रॉय 2.0, आई मीन निकोलस करपा नाम के ये बॉडी बिल्डर, और ऐसे ही इंस्टा एक्सप्लोर करते हुए 2-4 दिन पहले मेरे पास इनकी अपडेट्स आई थी। आई वाज लाइक डैम, द मास, जो मसल मास अपने फ्रेम पर होल्ड कर रहे थे, दैट इज जस्ट इनसेन गाइस। मतलब विद देखो कितने ज्यादा वाइड शोल्डर्स हैं इनके, और मार्कस रॉय की तरह से लग रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि मार्कस के बाद से उस तरह की विथ और उस तरह की मसल मास कैरी करते हुए हमने किसी को भी नहीं देखा। आई मीन लुक एट हिम गाइस, एब्सोल्युटली मैसिव। और ये चीज होना बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, मतलब इस तरह के मास मास्टर्स का आना एक बहुत ही अच्छी बात है। और वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से अब ये टाइट्स सारी की सारी शेप्स की तरफ घूम रही हैं बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में, उसे शिफ्ट करने के लिए उसे फिर से एक बार मास मास्टर्स और फ्री की फिजिक्स जो क्रेजी कंडीशनिंग होल्ड कर रही हूँ उनकी तरफ लाने के लिए हमें ऐसे ही बहुत ज्यादा मैसिव मास मास्टर्स चाहिए। रूबियल मॉस्कुरा, माइकल क्रीजो, निक वॉकर, निकोलस करपा, वी वांट द ओल्ड मास मास्टर्स एरा बैक। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, जिसको शेप्स और लाइन देखनी है वो क्लासिक डिवीजन को देख ले भाई, जिसे क्रिएट करने का पर्पज ही ये था कि आप अच्छे से अच्छे एस्थेटिक शेप देख लो। और ये बात आई थिंक मैं कई बार रिपीट कर चुका, बट ओपन डिवीजन इज फॉर फीक्स, मैसिव इनसेन मसल मास के साथ भी जो खुद को पीड़ ला सके ऐसे बॉडी बिल्डर्स के लिए जो क्रेजी लेवल पर कंडीशन आ सके। और अब बात करते हैं शॉन क्लाइडर की, तो शॉन इस बार अलग ही लेवल के फाइट अप हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हार्डी चुपन फाइट अप थे। सो शॉन ने भी अभी मिस्टर ओलंपिया के बाद थोड़ा सा गैप लिया और अब फिर से जिम में वापस आ गए हैं, एंड पहले से भी कई ज्यादा इंटेंसली ये ट्रेन करते हुए हमें दिखाई दिए, क्योंकि ना ही गाइस ये अभी 3-4 महीने दूर है मिस्टर ओलंपिया से, और ना ही कोई प्रेप चल रही है, तो इतने इंटेंसली ट्रेन करने का कोई रीजन समझ नहीं आया। बट इंटेंसिटी और फोकस तो शॉन उसी तरह से दिखा रहे हैं जैसे अभी शो होने वाला है उनका, और इनका बनता भी है गाइस, क्योंकि 1% हार्डी को भी पहले से ही आइडिया था कि डेरेक के कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं जीतने के, बट शॉन तो माइल्स अहेड लग रहे थे। इसलिए शॉन वर द वन जो अभी इस पॉइंट पर इस बात को इतनी इजीली हजम नहीं कर पाए होंगे, और ना ही ये समझ रहे थे कि वो ये टाइटल लूज कर सकते हैं। बट सी व्हाट हैपेंड। सो शॉन के लिए अब टाइटल जीतना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कियोन पियर्सन इज लुकिंग एक्सट्रीमली गुड। इवन अभी भी गाइस इनके वर्कआउट वीडियोस आप देखोगे, और कियोन भी डेरेक की तरह से कोई गैप नहीं ले रहा है, बल्कि सीधे स्टार्टेड ट्रेनिंग येट अगेन। और ये जो एक चीज आ गई है ना गाइस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, कि हर कोई एक्सट्रीम लेवल का फोकस्ड और डिटर्मिन्ड हो गया है, ये एक बहुत ही कंपेटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। ये एक हंगर दिखाती है इन लोगों की, इनको अपने बेस्ट से कम कुछ देना नहीं है और बेस्ट से कम कुछ बनना नहीं है। सो लेट्स सी शॉन अब क्या कर सकते हैं टू गेट द टाइटल बैक, क्योंकि कियोन के पास तो एक क्लाउड लेवल का स्कोप बचता है इंप्रूव करने का। तो मेरे हिसाब से तो शॉन के लिए अब बहुत ही मुश्किल होगा ये टाइटल दोबारा से जीतना। बाकी उर्स को एक करारी चुनौती ईवीएलएस प्राग प्रो में देने के बाद अब माइकल डबूल फिर से रेडी है कम्पीट करने के लिए। हाँ गाइस, ये बहुत जल्दी क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं, और आई थिंक जिसको भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करनी है वो लोग यही टैक्टिक अपना रहे हैं। और अपनी इस अपडेट के अकॉर्डिंग ये सिर्फ 12 डेज आउट है अपने नेक्स्ट शो से, और जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि अब माइकल को चाहिए एक अच्छा टाइम जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर सके उन एरियाज पर जहां पर इंप्रूवमेंट्स और चेंजेस करके वो टॉप 6 में अपनी प्लेसिंग और अप कर सकें। क्योंकि इवन दो गाइस ये बहुत ही टफ है, स्पेशली जब आपका फ्रेम इस लेवल पर क्लासिक नहीं हो, बट अगर कोई ये चीज कर सकता है तो सिर्फ माइकल डबूल, क्योंकि इस गेम में गाइस कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओपन डिवीजन की तरह से हमने क्लासिक में भी ये चीज देखी कि टेरेंस ने कंसिस्टेंसी अपनी बनाए नहीं रखी, तो वो कैसे प्लेसिंग्स में स्लिप कर गए। इस बार तो इवन उर्स भी हमें सॉफ्टर साइड पर लगे। वो बात अलग है कि जजेस ने फिर भी उर्स को 3rd प्लेस पर प्लेस करा, जबकि ब्रियॉन वाज ऑन फायर। ब्रियॉन इतने इंसेनली फुलर और अमेजिंग पैकेज के साथ पहले नहीं दिखे थे। सो एनीवेज यहीं पर माइकल के लिए एक स्कोप बन जाता है, क्योंकि माइकल जिस तरह की कंडीशनिंग और स्ट्रक्चर पिछले कुछ टाइम से होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, फिर चाहे वो ऑफ सीजन हो या फिर स्टेज पर, ये ट्रस्ट फैक्टर ऐड कर देता है माइकल के साथ। माइकल ने टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव करा है एक्सट्रीम लेवल तक पुश करके खुद को कि वो कितने कंडीशन आ सकते हैं और कभी भी लैक नहीं करते। तो जितनी जल्दी माइकल क्वालिफाई हो जाएंगे उतना ही इनके लिए अच्छा होगा। एंड मुझे बिल्कुल नहीं लगता गाइस कि माइकल को क्वालिफाई करने में थोड़ी सी भी दिक्कत आनी है किसी भी शो में, क्योंकि ये दो उड्स से ही काफी स्ट्रांगली भिड़ गए थे लास्ट शो में। सो अनलेस उड्स और रमॉन कंपीट कर रहे हो, माइकल इजीली जीत जाएंगे कोई भी शो। और इनका रिज्यूमे भी ऐसा ही है, क्योंकि लास्ट ईयर के सीजन में न्यूयॉर्क प्रो और पिट्सबर्ग प्रो जैसे बड़े बड़े 2 शोज इन्होंने जीते थे, और उससे पहले वाले सीजन में आई थिंक आर्नो क्लासिक। सो एनीवेज होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।